नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। दुनिया में युद्ध के कई फ्रंट्स हैं जो सुलग रहे हैं, मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप और पूर्वी एशिया तक, तो कहीं केवल शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जंग के मैदान में क्या कुछ अहम चल रहा है, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको वो 3 खबर जिस पर हमारी विशेष नजर रहने वाली है। पहली खबर के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते को लेकर के फिलहाल बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है। अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में ईरान के अंदर बदला लेने के लिए आवाज उठने लगी है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि अब ईरान एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल से बदला ले सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि बद्र की जंग की तर्ज पर अब ईरान चक्रव्यूह रच सकता है। आज हम आपको ईरान की शपथ और अमेरिका इजराइल की मुसीबतों के बारे में भी बताएंगे। दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूं। एक तरफ मिडिल ईस्ट टेंशन में है, दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस की जमीन भी दहल रही है। ज़ेलेंस्की के जवान रूस की जमीन को दहला रहे हैं। मॉस्को और पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग में तबाही मची हुई है। वहीं रूस ने भी यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार किया, राजधानी कीव को दहला दिया गया। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप भी दोनों देशों के बीच समझौता कराने को सक्रिय दिख रहे हैं। आज हम आपको राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों के बारे में भी बताएंगे। वहीं तीसरी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। हमारी तीसरी खबर उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके एक्शन से एक बार फिर से दुनिया टेंशन में आ गई है। उत्तर कोरिया की सेना ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया और समंदर की ओर जहाज से मिसाइलें दागती है। माना यह जा रहा है कि उत्तर कोरिया की सेना का यह कदम किम जोंग उनका नेवी को और मजबूत करने के ऐलान की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। आज हम आपको उत्तर कोरिया के एक्शन के बारे में भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और दिखाती हूँ आपको विस्फोट। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। खबर ईरान से है, जहां पर अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार जारी है और अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये खबर है और ये उससे जुड़ी हुई तस्वीरें। 70 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। अयातुल्ला अली खामनेई का ये जुलूस यहाँ पर निकल रहा है, 10 किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया भर से तमाम शहरों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए। और 9 जुलाई को दफन किया जाएगा, लेकिन उसके पहले जुलूस हर शहर से होकर के गुजर रहा है। न केवल ईरान में बल्कि इराक में भी ये गुजरेगा और इसी तरीके से हर जगह स्थिति बनी हुई है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देती हूँ। ईरान से जुड़ी हुई है ये अगली खबर, जहां ईरान में ही दिवंगत सर्वोच्च नेता की विदाई की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो अभी आपको मैंने दिखाई भी। ईरान की सड़कों पर जन सैलाब इसके लिए उमड़ा हुआ है, जो उन्हें आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर मौजूद है। लाखों लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है, आखिरी विदाई वो वहां पर देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं। दुनिया भर से लोग पहुंचे हुए हैं, फ्लाइट भर भर के ईरान में पहुंची हुई है। तेहरान में फ्लाइट उतरी है। 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि को बुलाया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें वहां से आ रही हो, तमाम तैयारियां भी इसके लिए की गई हैं। वहीं अमेरिका ईरान के बीच में तकनीकी बातचीत 11 जुलाई को होने वाली अगले राउंड की बातचीत। हॉर्मुज, लेबनान परमाणु मुद्दे पर चर्चा होगी और 17 जून को एमओयू के लिए 60 दिन की डेडलाइन दी गई थी। इसके लिहाज से बातचीत करनी है 60 दिन तक, ताकि तमाम जो मुद्दे उन्हें सुलझाया जाए, जिसमें हॉर्मुज का मुद्दा है, लेबनान का मुद्दा है, परमाणु मुद्दा है। अब इसी को लेकर के अगले राउंड की जो बातचीत है वो 11 जुलाई को होने वाली है। हालांकि इसके पहले भी दोहा में, कतर में बातचीत के लिए बुलाया गया था डेलीगेशन को, लेकिन वहां पर कोई बात बनी नहीं। वहीं ईरान के अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भी देखने को मिली है। ईरानी संसद के स्पीकर बी गालिबाफ ने धमकी दी है। यूएस इजराइल को ईरान की ताकत माननी होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यूएस और इजराइल की हार का सबूत है एमओयू, ये गालिबाफ की तरफ से कहा गया। गालिबाफ ने एमओयू को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जीत बता दिया है। और बहुत पहले से ईरान के अंदर से ये आवाजें उठ रही थी कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं एमओयू को मान करके, जिसमें ज्यादा से ज्यादा शर्तों को ईरान ने अमेरिका से मनवा लिया है। हालांकि जो कुछ अहम मुद्दे हैं उन पर 60 दिनों में बातचीत हो करके उन मुद्दों को भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी बाबत बैठक बुलाई जा रही है 11 जुलाई को। 9 जुलाई को जहां अयातुल्ला अली खामनेई
को दफनाया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 11 जुलाई को बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से जंग की आशंका मजबूत हो रही है और एक बार फिर से ईरान से बदले की आवाजें भी उठ रही हैं। एक बार फिर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान उठ करके खड़ा हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ क्यों होने वाला है और इन्हें उकसाया किसने है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। ईरान की फिजाओं में मातम है, तनाव है, खामोशी है, लेकिन एक चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही है। वो चिंगारी जो बदले के बारूद से कभी भी शूला बन सकती है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तबाही मचा सकती है। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में दुनिया भर से इकट्ठा हुए लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और इसी बीच ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान बहुत जल्द ही कुछ ऐसा कर सकता है जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल देगा। तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसी दौरान जब सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि दे रहा था, उसी समय पवित्र कुरान की आयत 3:13 पढ़ी गई। बैटल ऑफ बद्र से जुड़ी इस आयत का पढ़ा जाना सीधे जंग का संकेत माना जा रहा है। यानी आयत सीधे अमेरिका और इजराइल को जंगी पैगाम देती है, क्योंकि बद्र से जुड़ी आयत विजय का प्रतीक मानी जाती है। माना जा रहा है कि ईरान अब खामनेई की मौत का बदला लेने का प्रयास करेगा। इसके लिए वो बद्र मॉडल का इस्तेमाल कर सकता है, यानी युद्ध के दूसरे चरण का आगाज जल्द ही हो सकता है। कुरान की सूरा अल इमरान की आयत 3:13 में बताया गया है कि जंग में एक दल को सीधे अल्लाह से ताकत मिली और वो अपने से कई गुना विशाल सेना को हरा पाया। बद्र की लड़ाई 624वीं ईस्वी में लड़ी गई थी। मदीना के पास बद्र नाम की जगह पर युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ की मुस्लिम सेना में केवल 313 सैनिक थे, जबकि उनके सामने मक्का के कुरैश कबीले की सेना के तकरीबन 1000 सैनिक थे, जिसमें असमानता के बावजूद मुस्लिम सेना ने एक निर्णायक जीत हासिल की। ईरान ने सांकेतिक संदेश दिया है कि वो संख्या में भले ही कम हो, लेकिन जीतने का जज्बा रखते हैं। दुश्मनों की बड़ी फौज को धूल चटा सकते हैं, क्योंकि वो सही रास्ते और अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि ईरान की तैयारी पिछले कुछ वक्त से लगातार चल रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल ईरान के पास करीब 9 लाख सैनिक है, जबकि उसके प्रॉक्सी गुट हूती के पास तकरीबन 2.5 लाख लड़ाके, हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाकों और हमास के पास भी 20,000 से ज्यादा सैनिकों की सेना है। इसके अलावा सीरिया, इराक में सक्रिय दूसरे प्रॉक्सी गुटों में 2 लाख के करीब सैनिक हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ईरानी गुट के पास करीब 14 लाख सैनिक हैं, जो अमेरिकी गुट के सामने आधे से भी कम हैं। जबकि अमेरिका के पास कुल सैनिकों की संख्या 21 लाख है। इजराइल के पास 6.5 लाख सैनिक है। अमेरिका के सहयोगी अरब देशों के पास तकरीबन 9.5 लाख सैनिक है और सभी को मिलाया जाए तो संख्या 37 लाख हो जाती है। इतनी संख्या के सामने ईरान का टिकना मुश्किल है, लेकिन उसे भरोसा है कि बद्र मॉडल के जरिए वो दुश्मन को धूल चटा सकता है। ईरान लगातार अपनी प्रॉक्सी गुटों के जरिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, जिससे युद्ध के अगले चरण का आगाज होने पर एक साथ इजराइल और अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक कर सके। इस बीच इजराइल के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। वो एक साथ 3 मोर्चों पर हमले कर रहा है। इजराइल लगातार लेबनान, गाजा और वेस्ट बैंक में अटैक कर रहा है। इजराइल के निशाने पर ईरान के प्रॉक्सी संगठन हैं। शायद यही वजह है कि इजराइल ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया हुआ है, क्योंकि फिलहाल ईरान खामनेई के अंतिम संस्कार में व्यस्त है। लिहाजा वो प्रॉक्सी गुटों की सुरक्षा के लिए आ नहीं सकता और ना उन्हें हथियार दे सकता है।
बताया जा रहा है कि इजराइल प्रॉक्सी गुटों को कमजोर करने की दिशा में हर संभव कदम उठा रहा है। उसने वेस्ट बैंक में स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि वेस्ट बैंक के कैफे में अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस दौरान ईरान के प्रॉक्सी गुट के लड़ाकों को निशाना बनाने का दावा किया गया। खबरों के मुताबिक नेतन्याहू वॉशिंगटन में ट्रंप से मिलकर नए सिरे से हमले की प्लानिंग कर सकते हैं, यानी तेहरान से लेकर पेंटागन तक नई बिसात तैयार की जा रही है, जिससे संकेत मिल रहा है कि एक बार फिर से अरब सुलग सकता है। और ईरान के तेवर बता रहे हैं कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो वो पूरी ताकत लगाकर बदला लेगा, जिससे पूरा अरब धुआं धुआं हो जाएगा। साफ है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का गुस्सा एक बार फिर से फूट सकता है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से कयामत बरस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको यूरोप से खबर बताती हूं, जहां रूसी सेना का यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। और ये अटैक कीव पर हुआ। कीव पर 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे गए हैं। रूसी सेना ने ये जबरदस्त प्रहार किया है। कीव के रिहायशी इलाकों में सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। उससे जुड़ी हुई कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 74 ड्रोन, 496 मिसाइल और उसके बाद ये तबाही कीव में हुई है। हालांकि मॉस्को को जिस तरीके से निशाना बनाया गया था कीव की तरफ से, उसके बाद यही हमले वहां पर होने थे, ये पहले से सुनिश्चित था। बहुत पहले से रशिया की तरफ से ये कह दिया गया था कि जो मॉस्को के साथ हुआ है वही हम यूक्रेन के साथ करने वाले हैं, और वो लगातार वही करते आ रहे हैं। वहीं ये हमले हर जगह पर हो रहे हैं। लेकिन अब आपको खबर यूक्रेन की राजधानी कीव से जुड़ी हुई बताती हूं, जहां कीव पर भी इसी तरीके से जबरदस्त अटैक किया गया है। ये यूक्रेन की जगह जगह की तस्वीरें थी। रूस के हमलों से कीव के मिसाइल डिपो में धमाके हुए हैं, ये कीव से खबर आई है। मिसाइल डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी भी इस दौरान मिली है। तो ये कीव में भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उससे जुड़ी हुई जो डिपो की तस्वीरें हैं वो कुछ इस तरीके से सामने आई हैं कि चिंगारी विस्फोट के बाद अलग से नजर आ रही है। लेकिन ये यहीं पर सिलसिला थम जाएगा, ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि ये हमले अभी भी वहां पर इसी तरीके से चल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी ये हमले वहां पर इसी तरीके से चलने वाले हैं। दूसरी तरफ 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस पूरे युद्ध को, लेकिन यूरोप की धरती धधकते हुए नजर आ रही है। यूक्रेन और रूस की सेनाएं एक दूसरे के शहरों को खंडर में तब्दील करती जा रही हैं। एक दूसरे के कारोबारी ठिकाने धुआं धुआं कर रही है। बर्बादी दोनों ओर हो रही है, लेकिन यूक्रेन में बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है। हालांकि रूस में उससे थोड़ी कम बर्बादी नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच में यूक्रेन ने एक बार फिर से जबरदस्त अटैक किया और इस बार बारूदी बरसात पुतिन के घर तक पहुंच गई है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप का एक बार फिर से शांति अवतार सामने आया है। यूक्रेन की जमीन लंबे समय से रूस का प्रहार झेल रही है। रूस की सेनाएं लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रही हैं। लेकिन अब यूक्रेन की सेनाएं भी जबरदस्त पलटवार कर रही हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन का आदेश दिया है। इस ऑपरेशन का मकसद रूस को बातचीत के लिए मजबूर करना है। यूक्रेनी सेना के निशाने पर रूस के कारोबारी ठिकाने हैं, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके। हालांकि रूस ने कीव पर जबरदस्त हमले कर यूक्रेन को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे नाकामयाबी ही मिली। यूक्रेन ने पलटवार किया तो आग राष्ट्रपति पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच गई। ज़ेलेंस्की की सेना के हमले में सेंट पीटर्सबर्ग का प्रमुख ऑयल टर्मिनल, क्रोनस्टाड नौसैनिक अड्डा और एक ऐतिहासिक शाही महल को नुकसान की खबर है। यूक्रेन की सेना ने करीब 400 ड्रोन से
रूस पर जबरदस्त अटैक किया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हमला करके बर्बाद कर दिया। इन हमलों में रूस की तेल रिफाइनरियों और बिजली सब स्टेशंस को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि रूस ने भी जबरदस्त पलटवार किया। रूस ने कीव पर मिसाइल और ड्रोन से जबरदस्त अटैक किया। इससे तनाव और बढ़ गया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी एयरफोर्स ने दावा किया कि रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। बताया जा रहा है कि मध्य कीव में जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों का जवाब दिया। तो ये तस्वीरें थी यूरोप की और अब बात करेंगे एशिया की। दुनिया में जंग के कई फ्रंट्स वैसे ही सुलग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी एशिया में जंग तो नहीं हो रही है, लेकिन हालात जंग से भी कम नहीं है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से मिसाइल का टेस्ट किया और एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। हालांकि ये सामान्य टेस्ट रहा, लेकिन इस टेस्ट ने भी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौजूदगी और सेना का शक्ति प्रदर्शन यकीनन ये ऐसी स्थिति है जो दुनिया को टेंशन में डालने के लिए काफी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नौसेना के विध्वंसक जहाज कांगकोन पर सवार होकर एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण और एंटी शिप, एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम के परीक्षण में शामिल हुए। ये परीक्षण नए बने युद्धपोत के कॉम्बैट सिस्टम के इवैल्यूएशन का हिस्सा था। किम जोंग उन ने 5000 टन वजनी नौसैनिक डेस्ट्रॉयर कांगगोन से किए गए रणनीतिक क्रूज मिसाइलों और दूसरे हथियारों के परीक्षणों का निरीक्षण किया। उन्होंने युद्धपोत को अगले 2 महीनों के भीतर नौसेना में शामिल करने का आदेश भी दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल लॉन्च और दूसरे टेस्ट से पहले किम को हथियारों के बारे में जानकारी दी गई। किम ने युद्धपोत से क्रूज मिसाइलों, नौसैनिक तोपों, ऑटोमेटिक हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के टेस्ट देखे। इन परीक्षणों में लगभग 10 क्रूज मिसाइलों के एक साथ आसमान में दागे जाने की तस्वीरें भी जारी की गई। दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार पूर्वी सागर की ओर क्रूज मिसाइलों के परीक्षण का पता लगा। फिलहाल इसका विश्लेषण जारी है। बताया जा रहा है कि कांगगोन वही डिस्ट्रॉयर है जिसे पिछले साल जून में लॉन्च किया गया था, लेकिन शुरुआती लॉन्च के दौरान ही वो पलट गया था। बाद में इसे कांगगोन नाम से दोबारा तैयार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन टेस्ट का मकसद युद्धपोत पर तैनात विभिन्न हथियार प्रणालियों की क्षमता की जांच करना था। इस मौके पर मौजूद किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत और डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा।
और ईरान से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देती हूँ, जहां ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये खामनेई की विदाई नहीं है, खामनेई के रास्ते पर चलने का संकल्प है। अंतिम संस्कार में आई भीड़ किसी आदेश से नहीं आ सकती है, ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। और तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने बड़ा फैसला लिया है। अगस्त से तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। बाजार में तेल सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर भारी दबाव है। तो ओपेक प्लस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगस्त से उत्पादन बढ़ेगा। और ये थी खबरें आज की विस्फोट में। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।